हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एल्टन मियो के मानवीय संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, एल्टन मियो एक बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस के, एंड इनकी एक थियरी है, इनका एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं मानवीय संबंधी सिद्धांत। दोस्तों, इसके बारे में आपसे आपके 4 क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है एंड इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की ऑलरेडी बना दी है, एंड आज भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आप लोग उन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, दोस्तों आप लोगों के लिए भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। आप लोग भी जाकर वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि संगठन के संबंध में मानव संबंधी सिद्धांत एक नया सिद्धांत है जो कि संगठन और प्रबंधन के मानवीय पक्ष पर जोर देता है। मानव संबंधी आंदोलन शास्त्रीय सिद्धांतों, विशेष तौर से फ्रेडरिक विल्सन टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन के आलोचना के रूप में आया था। 1920 से 1940 के दौरान की महामंदी व आर्थिक नुकसानों ने प्रबंधन के पुराने सिद्धांतों की कमियों को उजागर कर दिया था। इस अवधि के दौरान जहां एक और श्रमिक संगठनों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कार्य स्थिति में सुधार, श्रमिक अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही थी। इन्हीं मामलों के कारण प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए संगठन के विभिन्न समस्याएं संभाल को सुलझाना आवश्यक था। एल्टन मियो को व्यापक रूप से मानव संबंधी सिद्धांत के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने उत्पादन में मानव व्यवहार की भूमिका की व्याख्या की और श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच संचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। दोस्तों, परिचय इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा। एंड परिचय के अंदर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कई महत्वपूर्ण शोधों में से उनके 2 हैं। दोस्तों, एल्टन मियो ने अपनी थियरी के अंदर बहुत सारे शोध किए हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। यानी कि एल्टन मियो ने सिर्फ थियोरिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हर चीज़ को प्रैक्टिकली कर भी बताया है, जिसके अंदर से उनके 2 सबसे फेमस जो शोध हैं उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला शोध है उनका फिलाडेल्फिया के पास कपड़ा मिल में अनुसंधान, एंड दूसरा है पश्चिम बिजली कंपनी शिकागो में अनुसंधान। यानी कि दोस्तों, सबसे पहला जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक टेक्सटाइल मिल फिलाडेल्फिया का शोध। 1923 में मियो ने फिलाडेल्फिया के निकट कपड़ा मिल में अपना प्रथम प्रयोग कार्य किया, जिसके बाद में प्रथम खोज यानी कि फर्स्ट इंक्वायरी नाम दिया गया। इस शोध का स्थान काफ़ी संगठित था। यहाँ की परिस्थितियाँ श्रमिकों के लिए काफ़ी अनुकूल थी। बावजूद इसके सभी विभागों में 5% तक श्रमिकों की अनुपस्थिति रहती थी। वहीं 2 मुही बुनाई विभाग में ये अनुपस्थिति का आंकड़ा 250% तक था। इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए श्रमिकों को कई तरह के प्रलोभन दिए गए, जो कि ज़्यादा सफल नहीं हुए। प्रमाण स्वरूप एल्टन मियो व उनकी टीम ने 2 मुही बुनाई विभाग की समस्याओं का
कई तरीके से अध्ययन किया। अपने प्रयोग के आधार पर मियो ने पाया कि श्रमिक शारीरिक थकान की समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें पर्याप्त विश्राम की सुविधा नहीं दी जा रही है, इसलिए उन्होंने विश्राम के समय की आवश्यकता है। इस योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा। मियो के अध्ययन की प्रकृति व्यापक थी। इसमें उत्पादन के स्तर, विश्राम की अवधि, काम करने की स्थिति, कभी कभी होने वाली दुर्घटनाओं को भी शामिल किया गया था। वहीं श्रमिकों के लिए विश्राम के समय का निर्णय देकर प्रबंधकों ने कपड़ा मिल में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित किया, जो कि एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। दोस्तों, पहले पॉइंट के अंदर एल्टन मियो ने बेसिकली एक टेक्सटाइल मिल या फिर कह सकते हो एक कपड़ा बनाने की मिल के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि ये जो कपड़ा बनाने की मिल है, इसके अंदर मजदूरों को हर सुविधा दी जा रही है, इसके बावजूद मजदूर जो है वो काम पर नहीं आते हैं और अनुपस्थित रहते हैं। विभागों के अंदर ये अनुपस्थिति 5% तक थी, लेकिन एक जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था जिसका नाम है दो मुही बुनाई विभाग, इस विभाग के अंदर अनुपस्थिति का आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही था, 250% तक था। तो जो वहाँ के जो फैक्ट्री के या फिर जो मिल के जो प्रबंधक थे, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो मजदूरों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी मजदूर काम पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों वो अनुपस्थित रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने टाइम पर बहुत सारे सुधार भी किए, बहुत सारे अच्छे ऑफर भी मजदूरों को दिए, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इसके बाद एल्टन मियो से संपर्क किया गया। एल्टन मियो ने हर तरीके से वहाँ पे जाकर चीज़ों को देखा और एल्टन मियो को पता चला कि जो श्रमिक हैं, जो कि दो मुही बुनाई विभाग में काम करते हैं, वो शारीरिक थकान का सामना कर रहे हैं, यानी कि उनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक थकान होती है एंड उनको कोई भी विश्राम या कोई भी ब्रेक की सुविधा नहीं दी जाती है। तो एल्टन मियो ने सुझाव दिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको पूरे दिन में जितने भी घंटे वो काम करते हैं, उन घंटों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स दिए जाएं, जिससे कि वो लोग अपनी थकान को कुछ हद तक दूर कर सकें। तो इसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि ये जो फॉर्मूला था वो सफल हो गया और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये हमारा पहला प्रयोग था। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हॉथनर प्रयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हॉथनर संयंत्र गतिशील कंपनियों में से एक था। ये कंपनी अपने उपलब्ध कराए जा रहे कामों के बेहतर माहौल, काम के अनुकूल समय और विभिन्न सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु 1920 के दशक की शुरुआत से इस कंपनी के उत्पादन और औसतन स्तर में गिरावट आ रही थी। इस कंपनी के प्रबंधक उत्पादन में सुधार के लिए वे सभी सकारात्मक बदलाव कर रहे थे, जो कि संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत द्वारा सुझाए गए थे, परंतु इसके परिणाम संतोषदायक नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के प्रबंधकों ने उत्पादन के निम्न स्तर की समस्या के समाधान के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से संपर्क किया। अंततः एल्टन मियो और उनके सहकर्मियों ने ये जिम्मेदारी लेते हुए शोध की कई श्रृंखलाएं आयोजित की और संगठन के समक्ष अपने मानव संबंधी सिद्धांत को रखा। इस हॉथनर प्रयोग के उल्लेखनीय अध्ययन इस प्रकार है: महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, सामूहिक साक्षात्कार कार्यक्रम, बैंक वायरिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर। इनको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं इसको। पहला है हमारा महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, जो कि 1924 से 1927 के बीच किया गया। इस प्रयोग कार्य में महिला श्रमिकों के 2 दल बनाए गए, जो कि टेलीफोन रिले बनाने में लगे हुए थे। इनको 2 अलग अलग कमरों में रखा गया। इनमें से एक दल प्रयोगात्मक समूह था तो दूसरा नियंत्रण समूह। इसका उद्देश्य उत्पादन के स्तर का अध्ययन करना था। इसको लेकर परिकल्पना ये थी कि उत्पादन का स्तर प्रकाश की बढ़ती हुई मात्रा के साथ सकारात्मक रूप से मेल खाता है। नियंत्रित समूह के कमरे में प्रकाश स्थिर स्तर
पर रखा गया। जब से दो समूह शुरू हुए थे, दोनों समूहों के कमरे में समय समय पर प्रयोगात्मक बदलाव किए जा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे कार्य करने की परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादन पर इस परिवर्तन के प्रभावों को जानना था। ये शोध कार्य 2 वर्ष तक चलता रहा। इस शोध में ये देखा गया कि प्रकाश को कम या अधिक करने के बावजूद नियंत्रित और प्रयोगात्मक समूह के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई है। इस शोध के निष्कर्ष थोड़े से आश्चर्यजनक थे। इसके बाद विश्राम के समय में जानबूझकर परिवर्तन किया गया। उत्पादन पर उनके प्रभावों का आंकलन करने के लिए वेतन, भुगतान, कार्य की अवधि, कमरे की आर्द्रता, तापमान में भी परिवर्तन किया गया। हालांकि शोधकर्ताओं की अपेक्षाओं के विपरीत इन समूहों ने उत्पादन स्तर एक समान रखा। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि प्रयोग के दौरान प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच बेहतर संवाद प्रक्रिया स्थापित करने और शोधकर्ताओं द्वारा श्रमिकों की स्थिति की ओर ज़्यादा ध्यान देने से ये सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रयोग है जो कि इसके अंतर्गत किया गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं कि किस तरीके से एल्टन म्यू ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारी चीज़ें की हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रिले असेंबली अध्ययन। प्रकाश सिद्धांत की परिकल्पना के आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए और उत्पादन पर विभिन्न कारकों के प्रभावों का आकलन करने के लिए 2 नए समूहों का गठन किया गया। ये 2 परिकल्पनाओं पर आधारित था जो कि प्रकाश प्रयोग के अध्ययन के उपरांत शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किए थे। पहली परिकल्पना ये थी कि व्यक्तिगत वेतन वृद्धि ने उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित किया। दूसरी परिकल्पना ये माना गया कि पर्यवेक्षक या निरीक्षक पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन से व्यवहार और उत्पादन में सुधार आया है। इस अध्ययन के लिए 2 समूहों के लिए उनको कार्य के आधार पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना लागू की गई। ये माना गया कि प्रारंभ में तो कुल उत्पादन में सुधार हुआ, जबकि कुछ समय पश्चात उत्पादन में ठहराव आ गया। दूसरे समूह पर भी व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना लागू थी। आराम की अवधि और कार्य की अवधि में परिवर्तन करके उत्पादन पर उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया गया। शोध के 14 महीनों की अवधि में औसतन उत्पादन में वृद्धि हुई। शोधकर्ता पहली परिकल्पना को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। शोधकर्ताओं ने ये पाया कि दोनों समूहों द्वारा उत्पादन वृद्धि का कारण वेतन नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियां हैं। दूसरी परिकल्पना वैधता का पता लगाने के लिए कार्य करने की परिस्थितियों को शिथिल, सुचालक और सौर्योदयपूर्ण बनाया गया। पर्यवेक्षक और श्रमिकों के बीच स्वतंत्र और बेरोक-टोक संचार को बढ़ावा दिया गया। पर्यवेक्षकों ने अपने प्रबंधकीय कार्यों और शोधन किया। जब पर्यवेक्षक लोकतांत्रिक तरीके से श्रमिकों के साथ प्रतिक्रिया करने लगे, जिससे श्रमिकों को ये महसूस करने लगे कि वह भी उत्पादन प्रक्रिया के अभिन्न अंग है, इससे उनकी प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक हो गई। मेयो ने ये देखा कि कार्य संतुष्टि मुख्यतः कार्य समूह के अनौपचारिक सामाजिक स्वरूप पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी पाया कि पर्यवेक्षकों की सौंदर्यपूर्ण तकनीकों का सकारात्मक प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय अभिवृत्ति और भावनाएं। मेयो व उनकी टीम ने 1928 से 1931 में एक और अध्ययन कार्य आयोजित किया जो कि मानवीय अभिवृत्ति एवं भावनाओं से संबंधित था। इसके लिए उन्होंने 21,000 श्रमिकों से साक्षात्कार किया और उन्होंने अपने कार्य परिस्थितियों एवं प्रबंधन की नीतियों के बारे में स्वतंत्र राय अभिव्यक्त करने को कहा। इन साक्षात्कारों का प्रयास मजदूरों के मनोबल को बढ़ाना था, बजाय इसके कि वे मजदूरों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न समस्याओं के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करें। इसमें यह भी देखा गया कि मजदूरों की भावनाओं की प्रशंसा किए बिना उनकी वास्तविक समस्याओं को गहराई से समझना मुश्किल था। इस प्रक्रिया में शोधकर्ताओं ने श्रमिकों की समस्याओं को समझने के लिए नए तरीकों का प्रयोग किया।
इस अध्याय से मुख्यतः 3 चीज़ों की पहचान की गई। पहली, श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करने से उनके बीच समानता की भावना पैदा होती है, वह भी तब से जब श्रमिकों को प्रबंधकीय निर्णय निर्माण में भाग लेने दिया गया। इससे कार्य स्थिति में सुधार की आशा पैदा होती है। शोधकर्ताओं के दल ने अपने अवलोकन में प्रबंधन और पर्यवेक्षकों और श्रमिकों की समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेही होने के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरा है, शोधकर्ताओं ने ये महसूस किया कि श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी भावनाओं की प्रशंसा करें। ये कर्मचारियों के व्यक्तिगत इतिहास और सामाजिक संस्थान दोनों से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमारा 3rd पॉइंट है। एंड दोस्तों, अब हमारा 4था पॉइंट है बैंकिंग वायरिंग अवलोकन प्रयोग। इस प्रयोग में 14 आदमी, जिसमें कि 9 वायरमैन, 3 सोल्डर और 2 इंस्पेक्टर के समूह को वायरिंग का काम करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें सोल्डरिंग और टर्मिनल के फिक्सिंग का कार्य शामिल था। इसमें समूल प्रलोभन योजना के आधार पर वेतन दिया जाना था और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा समूह द्वारा कुल उत्पादन के आधार पर मिलना था। शोधकर्ताओं ने अपने अपेक्षाओं के विरुद्ध पाया कि श्रमिक प्रलोभन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। श्रमिकों ने अपने उत्पादन की सीमा स्वयं ही निर्धारित की, जो कि प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई सीमा से कम थी। एक स्थिर उत्पादन दर को बनाए रखने के लिए श्रमिकों में अनौपचारिक सहमति थी और जिस सीमा पर वह स्वयं ही सहमत हुए थे। श्रमिक उस सीमा से ना तो उत्पादन को बढ़ाने की और ना ही घटाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार शोधकर्ताओं के एक समूह मनोवैज्ञानिक और अनौपचारिक व्यवहार संहिता को उजागर किया, जो कि समस्त औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करता है। श्रमिकों के इस प्रकार के व्यवहार का श्रेय सीधे सीधे प्रबंधन के विरुद्ध गहरे अविश्वास को दिखाया गया था। इस विशेष प्रयोग में समूह ने प्रबंधकों को सुधारने के लिए अनौपचारिक दबाव का प्रयोग किया। इस दौरान नियम निम्न तरह से तैयार किए गए। अत्यधिक कार्य करने से बचना। यदि कोई भी अत्यधिक कार्य करेगा तो उसे रेट बूस्टर कहा जाएगा। कम काम करने से भी प्रोत्साहित होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे चेसलर कहा जाएगा। अपने सहकर्मियों की नकारात्मक रिपोर्ट पर्यवेक्षकों को नहीं देनी चाहिए। किसी से सामाजिक दूरी का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही कार्यालय व्यवहार करना चाहिए। अंततः ये अध्याय एक संगठन के संचालन और अंतर समूह के तथ्यों को प्रकाश में लाने में काफ़ी उपयोगी रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो 2nd प्रयोग है, जो कि एक बिजली कंपनी के अंदर किया गया, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रयोग के अंदर 4 पॉइंट शामिल थे, जो कि चारों के चारों पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए दोस्तों। अब देखते हैं कि इसके ऑथनर प्रयोग की प्रमुख खोजें क्या थी। यानी कि ये प्रयोग यहाँ पे एंड हुआ और इसकी प्रमुख खोजें क्या रही, उसके बारे में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हॉथनर प्रयोग के बाद के अध्ययनों ने श्रमिकों की संतुष्टि और संगठनात्मक उत्पादन के प्रमुख निर्धारकों के रूप में अनौपचारिक संगठन और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों के काम को उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। इस अध्ययन से संगठन में मानवीय कारकों के महत्व और प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच एक अच्छे संचार प्रणाली की आवश्यकता को समझने में सफल रहे। मियो और उसके सहयोगियों के प्रयोग को नीचे संक्षेप में समझाया जा सकता है। उत्पादन में सामाजिक कारक। संगठन के स्तर का निर्धारण आधिकारिक मानकों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक मानकों द्वारा होता है। श्रमिक मात्र मशीन नहीं होते, ये सामाजिक विशेषताओं वाले मानव होते हैं।
जो कि संगठन में उत्पादन और कार्य कुशलता का निर्धारण करते हैं। सामूहिक प्रभाव। संगठनात्मक व्यवस्था में श्रमिकों को केवल व्यक्ति की तरह व्यवहार न करके समूह के सदस्यों के रूप में व्यवहार करते हैं। समूह के मानक व्यक्ति के व्यवहार पर प्रमुख प्रभाव डालते हैं। श्रमिकों का उत्पादन इस मानक के अनुरूप होता है। समूह कार्यकारी प्रतिशोधन से सुरक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह अनौपचारिक समूह के कार्य करने से कार्यकारी शक्तियों को कुछ हद तक सीमित भी किया जाता है। इनाम और अनुमोदन। उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक इनाम के बजाय सामाजिक इनाम और आर्थिक प्रलोभन के बजाय सामूहिक अनुमोदन का ज़्यादा प्रभाव होता है। पर्यवेक्षण। संगठन के लक्ष्य श्रमिकों द्वारा तभी स्वीकार किए जाते हैं यदि उन्हें यह विचार विमर्श में शामिल किया जाए और उनके अनौपचारिक नेता से सलाह ली जाए। इसके लिए प्रबंधन की ओर से निर्णय निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचार और इच्छा की आवश्यकता होती है। संचार संगठन के विकास और बेहतर कार्य की परिस्थितियों के विकास के लिए संचार महत्वपूर्ण है। श्रमिकों को किसी विशेष निर्णय और कार्यवाही की तर्कसंगत के बारे में अच्छे से जानकारी देनी चाहिए। प्रबंधकों को अभिवृत्ति, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों और श्रमिकों के कार्यों की पद्धतियों को बेहतर संचार द्वारा पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने जो कि आप लोगों को पता चलेंगे। जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसके बाद ये 5 पॉइंट निष्कर्ष के तौर पर निकले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मियो के मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना। पहला पॉइंट है दोस्तों, इस सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार का अभाव है। ये सिद्धांत श्रमिकों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित नहीं है क्योंकि वह अनुसंधान सेटिंग में प्राप्त महत्व, ध्यान और प्रचार की उनकी भावनाओं से प्रभावित थे। कार्यकर्ता सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका पालन किया जा रहा है। ये संघ विरोधी और प्रबंधन समर्थक है। मियो ने एक स्वतंत्र समाज में यूनियन की भूमिका को कम करके आका और साथ ही कभी भी यूनियन को अपने सोच में एकीकृत करने की कोशिश नहीं की। इस सिद्धांत ने कार्य की प्रकृति की उपेक्षा की और इसके बजाय पारस्परिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने श्रमिकों के व्यवहार और व्यवहार के पर्यावरण कारकों को अनदेखी की। प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य मियो और शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किसी भी निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें आर्थिक आयाम का अभाव है। ये श्रमिकों पर संघर्ष और तनाव के प्रभावों पर विचार नहीं करता है। ये सिद्धांत श्रमिकों के बीच, श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन अनौपचारिक लोगों के साथ औपचारिक संबंधों पर बहुत कम ध्यान देता है। मियो के मानव संबंधी सिद्धांत की प्रसंगता। इसकी आलोचना के बावजूद इसे आज तक प्रशासनिक सिद्धांत में एक प्रमुख विकास माना जाता है और आप पाएंगे कि मनोबल और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और आदेश पार्टियों और समारोह समूहों की सर और मूल्यांकन जैसी सभी संगठनों में उनकी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पूरा आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट अगर आप छोड़ोगे तो आप लोगों का जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।